हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज हम आपको बताने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स एक स्क्रू जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका प्लेसमेंट किया जाता है ऐसे जगह पे जहां पर दांत मिसिंग है या दांत निकाल दिया गया है किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी वजह से वहां पर हमें दांत चाहिए, तो उस केसेस में एक आर्टिफिशियल जड़ का काम करता है डेंटल इम्प्लांट। आर्टिफिशियल जड़ बनने के बाद जब हम इसको प्लेस कर देते हैं तो एज आर्टिफिशियल जड़ की तरह काम करेगा और हम इसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, कैप जिसको बोल सकते हैं। तो एक प्रोस्थेसिस देके पूरी तरह से हम दांत को, मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट में देखिए एज लिमिट क्या होती है। देखिए वैसे तो 17 साल के बाद इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि 17 साल तक ये माना जाता है कि जो जबड़ा है वो ग्रो करता है। तो इसीलिए इम्प्लांट का प्लेसमेंट जो पूरी तरह जब जबड़ा ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद ही किया जाता है, क्योंकि इम्प्लांट कभी इधर उधर मूव नहीं करता। उसकी एक जगह जहां पर वो लग गया है वो वहीं पर फिक्स रहेगा। इसका अब ये आता है कि कब तक इसको लगवा सकते हैं। तो देखिए इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम 25 से 30 साल के बीच होता है, लेकिन 25 से 30 तक अगर आप लगवा देते हैं तो सबसे अच्छा ये टाइम है। लेकिन अगर आप कोई इम्प्लांट 25 से 30 में कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से ही दांत जाते हैं, ऐसे तो जाते नहीं, लेकिन ओल्ड एज में अगर आपको इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है, सपोज कीजिए कि दांत ही नहीं बचे किसी वजह से, तो अगर दांत नहीं बचे तो उस केसेस में भी इम्प्लांट लगाया जाता है। अब पूछेंगे आप कि बोन जब रहेगी नहीं, हड्डी नहीं रहेगी वहां पे, तो इम्प्लांट लगता कैसे है। देखिए इम्प्लांट लगने के लिए बेशक हड्डी की जरूरत है, लेकिन कुछ इम्प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अलग जगह पर लगाए जाते हैं। जो हड्डी हमारी एकदम नीचे की हड्डी है जिसे कॉर्टिकल बोन कहते हैं, कई इम्प्लांट ऐसे होते हैं इन्हें कॉर्टिकल बोन पर लगाया जाता है। और कई इम्प्लांट ऐसे आते हैं जो हमारे जाइगोमेटिक बोन, जैसे ऊपर की अगर हड्डी नहीं है तो जाइगोमेटिक बोन यहाँ पे होती है, तो कई बार जाइगोमेटिक बोन तक इम्प्लांट लगाए जाते हैं। तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी है, अगर आपको किसी भी एज में इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि दांत हमें जरूरत है, खा नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, तो उस केस में आप किसी भी एज में इम्प्लांट लगवा सकते हैं, लेकिन फेल्योर के चांस इसमें बने रहते हैं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह जैसे आप ओल्ड एज में अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सिस्टमिक डिजीजेज हो सकता है आपको हो, या डायबिटीज हो, या कई बार और भी कई सारी कंडीशन होती है। अगर हड्डी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उस केसेस में इम्प्लांट उतने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाते। इम्प्लांट लगा तो दिए जाते हैं, कई बार इम्प्लांट के लिए सारी चीजें, देखिए क्राइटेरिया हर चीज का होता है, वैसे ही इम्प्लांट का एक क्राइटेरिया है। इम्प्लांट का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको डायबिटीज है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए। जब वो कंट्रोल हो जाएगी तो उसके बाद ही इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया जाता है। लेकिन अब इम्प्लांट के प्लेसमेंट में देखिए टाइम लगता है। प्लेसमेंट कर दिया गया, प्लेसमेंट करने के बाद एक टाइम गैप लिया जाता है। वो टाइम गैप किस लिए लिया जाता है? जब इम्प्लांट प्लेसमेंट कर देते हैं तो ये माना जाता है कि जो इम्प्लांट है ये ऑस्टियो इंटीग्रेशन का मतलब जानिए कि हड्डी से जुड़ना। इम्प्लांट हड्डी से जुड़ने में टाइम लगता है। लगभग ऊपर वाले दांत जो मैक्सिला है, मैक्सिला का जो हड्डी है वो कई पोरस होती है, तो उसमें लगभग 5 से 6 महीना लगता है। और नीचे वाले जो दांत है, जो जबड़े हैं, इनकी बोन काफी डेंस होती है, इसलिए इसका ऑस्टियो इंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है, लगभग 3 से 4 महीने में हो जाता है। तो 3 से 4 महीने तक इसको छोड़ा जाता है ताकि यह अच्छे से हड्डी से जुड़ जाए। एक बार जब ये हड्डी से जुड़ जाता है तो उसके बाद इस पर फिर प्रोस्थेसिस लगाई जाती है। लेकिन अब यही चीज है, सपोज कीजिए कि आपको डायबिटीज है और आपने डॉक्टर ने इसे कंट्रोल करके और इम्प्लांट का प्लेसमेंट कर दिया, लेकिन आगे के जो फेजेस हैं, जो आपका 3 महीना या 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपने डायबिटीज को मेंटेन नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो इम्प्लांट है वो कई बार ढीला पड़ने लगेगा, क्योंकि वहां पे ठीक से हीलिंग नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर इंफेक्शन हो जाएगा और इंफेक्शन होने के बाद इम्प्लांट बिल्कुल लूज हो जाएगा। और कई बार कई केसेस में देखा गया इम्प्लांट इतना लूज हो जाता है कि वो निकल जाता है। तो ये सारी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन इसके लिए यही है कि आपको डायबिटीज का मेंटेनेंस रेगुलर रखना होगा। तो बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस केस में भी इम्प्लांट का प्लेसमेंट आजकल किया जाने लगा है, पहले नहीं किया जाता था। ये माना जाता था कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जानिए कि जैसे सपोज कीजिए कि जो बोन है आपकी जितनी डेंस है वो डेंसिटी खत्म हो गई, उसकी वो पोरस हो गई,
तो पोरस होने में क्या होगा कि जब इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो कुछ दिन बाद वो हिलने लगेगा, तो ये चीज़ आती है। लेकिन आजकल क्या करते हैं वो जो कॉर्टिकल बोन होती है उस पे प्लेस कर दिया जाता है इम्प्लांट को, तो कई सारे नए-नए प्रोसीजर आजकल आने लगे हैं, जिसमें ये मान के चलिए कि लगभग 90% केसेज़ में इम्प्लांट पॉसिबल होता है। 10% कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो उसमें इम्प्लांट जो है वो नहीं डाला जा सकता। देखिए इसके बाद आता है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोग कहेंगे इम्प्लांट में दर्द होता है क्या? तो इम्प्लांट में देखिए जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है सबसे पहले। एनेस्थीसिया जनरली इसको लोकल एनेस्थीसिया पे दिया जाता है। अगर सिंगल इम्प्लांट प्लेस करना है तो लोकल एनेस्थीसिया देके ही इम्प्लांट को डाल दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा मुँह का ही करना है तो उस केसेज़ में कई बार ब्लॉक दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में देखा गया है कि लोकल एनेस्थीसिया से ही जो है वो सबसे बढ़िया इम्प्लांट का प्लेसमेंट होता है। उसकी वजह ये है, जैसे ही नर्व अगर नर्व के पास कहीं भी इम्प्लांट हल्का-फुल्का भी जाता है, तो उसमें एक सेंसेशन पता चल जाता है। तो वहीं पर वैसे तो सारी चीज़ें इम्प्लांट डालने से पहले सब कुछ इवैल्यूएट कर लिया जाता है। सीबीसीटी कराई जाती है, सीबीसीटी कराने के बाद बोन की डेंसिटी, बोन की जो विड्थ है, बोन की लेंथ है, ठीक है? नीचे कहाँ पर इसकी जो नर्व जा रही है, ये सारी चीज़ को इवैल्यूएट कर लिया जाता है, उसके बाद ही इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया जाता है। क्योंकि अगर इम्प्लांट गलती से नर्व पर अगर चला गया, तो कहीं न कहीं पूरे जो सेंसेशन है आपका वो लॉस्ट हो सकता है। तो कई बार पैरालिसिस के भी खतरे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली चीज़ है कि क्या दर्द होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में अब देखिए डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है तो डिस्कम्फर्ट तो रहेगा ही, और अंदर एक एंग्ज़ायटी होना तो हर हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ एंग्ज़ायटी हो ही जाती है। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद क्योंकि भाई कोई भी एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर नहीं कहेंगे, कुछ केसेस में मेजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। जैसे अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, तो बहुत सारे इम्प्लांट लगाने होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी सर्जरी लगभग ये रहती है। तो इन सब केसेस में सबसे जो कॉमन दिक्कत है वो ये है कि स्वेलिंग आना। कई बार जो है पेन और स्वेलिंग की कंडीशन होती है, सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन अगर आप इसका ख़ास तौर से बढ़िया से ख़्याल रखेंगे, जो डॉक्टर आपको बताएगा उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। फेल्योर के चांस देखिए डेंटल इम्प्लांट जब भी आप लगवा रहे हैं, तो माइंड मेकअप रखिए कि कई बार 5 से 10% केसेस में फेल्योर होता है। चीज़ आती है इम्प्लांट में लगभग खर्च कितना आता है? देखिए अगर सिंगल दाँत आपको लगवाना है या सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, अगर ऐसा है तो इसमें भी खर्चा डिपेंड करता है। जैसे अलग-अलग कंपनीज़ के इम्प्लांट होते हैं, और कुछ इम्प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सस्ते रहते हैं, तो इनका जो सर्जिकल कॉस्टिंग मिला के 25,000 रुपए के आसपास का खर्चा लगभग आ जाता है। लेकिन कुछ इम्प्लांट्स महँगे होते हैं। देखिए इसका सस्ता और महँगा कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेन है इम्प्लांट में ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो जैसे जो महँगे इम्प्लांट हैं, वो कुछ चीज़ों का क्लेम करते हैं कि उनका ऑस्टियो इंटीग्रेशन रेट बहुत अच्छा है। जैसे हड्डी से जुड़ने का रेट बहुत अच्छा है, तो उसी बेसिस पर उसको जो है उनका प्राइस वेरिएशन होता है। तो सिंपली जैसे सस्ते इम्प्लांट हैं, तो कोई कहेगा कि हमारा इम्प्लांट 60% ऑस्टियो इंटीग्रेशन है, कोई कहेगा 80% ऑस्टियो इंटीग्रेशन है, और कोई-कोई 96%, 98% तक ऑस्टियो इंटीग्रेशन का क्लेम देते हैं। तो इसी के बेसिस पर देखिए ये भी डिपेंड करता है उसकी बनावट पे। जो इम्प्लांट है उसकी बनावट पे डिपेंड करता है। तो जो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, नोबेल के इम्प्लांट आते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनीज़ में आते हैं। तो इन सब के इम्प्लांट सबसे महँगे होते हैं। तो इनका सर्जिकल जो प्रोसीजर, सर्जिकल कॉस्टिंग ये सारी लेके 50 से 60,000 रुपए तक लग जाते हैं। तो सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट थोड़ा-सा महँगा होता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल टूथ का रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं इम्प्लांट के थ्रू, तो ये थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। तो उस केस में थोड़ा जितना एक नॉर्मल है, उससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम का चार्ज आने लगता है। अच्छा, अगर कोई बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर इम्प्लांट चलिए हमने करा लिया, तो कितने इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए एक इम्प्लांट पे तो पूरी प्रोस्थेस टिक नहीं सकती अगर पूरे मुँह का बनवाना है तो। तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा इम्प्लांट होगा, जैसे दाँत है, अब नीचे के मान लिया 12 दाँत हैं, तो नीचे के मान लिया पूरे 12 दाँत का रिप्लेसमेंट अगर 12 इम्प्लांट से किया जाए तो सबसे अच्छा। लेकिन अगर 8 से भी किया जाए तो भी ये ठीक रहता है। 8 में कॉस्टिंग कम पड़ जाती है, स्ट्रेंथ भी काम भर की अच्छी रहती है।
लेकिन अगर 6 इम्प्लांट का यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ थोड़ी-सी घट जाती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा होता है। उसकी वजह ये है कि लोअर की बोन जो है वो बहुत ही डेंस होती है, तो जब इसका ऑस्टियोइंटीग्रेशन हो जाता है इम्प्लांट का, तो कहीं न कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अब ये कहिए कि पूरी प्रोस्थेसिस को सिर्फ़ 2 इम्प्लांट पे रोक दें, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम सिर्फ़ 2 इम्प्लांट पे पूरा एक बड़ा-सा पूरे दाँत की प्रोस्थेसिस रोक दें, तो वो लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 इम्प्लांट क्या होगा कि धीरे-धीरे उस पे प्रेशर पड़ेगा, वो हिलने लगेगा और एट लास्ट वो निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होता। तो अगली चीज़ पे आते हैं कि इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया कैसे जाता है। देखिए, इम्प्लांट का प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इस केस में सबसे पहले बहुत सारी चीज़ पेशेंट प्रिपरेशन से पहले की जाती है। जैसे पेशेंट की कास्ट निकालना, कास्ट का मतलब हुआ पेशेंट का एक मुँह, कास्ट पे बहुत सारी चीज़ इवैल्यूएट की जाती है। प्लस कास्ट पे इवैल्यूएशन और साथ में सीबीसीटी। सीबीसीटी क्या करता है, बोन की विड्थ को हमें बता देता है। बोन की विड्थ कितनी है, कितना डायमीटर का इम्प्लांट इसमें लग सकता है, ये उसी से डिसाइड होता है। और कितनी लेंथ तक हम जा सकते हैं, कहाँ पर नर्व है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते, तो ये सारी चीज़ सीबीसीटी से डिसाइड हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो पेशेंट की सारी हिस्ट्री रहना चाहिए प्रॉपर, कि पेशेंट कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है, किसी तरह की डायबिटीज़ है या कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी चीज़ मैनेज की जाएगी, सबसे पहले उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। तो बाकी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो इम्प्लांट की साइट क्या होगी, तो ये सारी चीज़ जो है डिसाइड पहले किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट प्रिपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले पेशेंट को लाई डाउन किया जाएगा, एनेस्थीसिया लगाया जाएगा। एनेस्थीसिया जब एक बार पेशेंट की जगह सुन्न हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर एक इंसिजन दिया जाता है। आजकल कई सारे केसेस में इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ड्रिल कर दिया जाता है ऊपर से ही। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इम्प्लांट में इंसिजन सबसे पहले देते हैं। इंसिजन का मतलब एक चीरा लगाना। चीरा लगाने के बाद उसके फ्लैप को हटाया जाता है, उसके मांस को खोला जाता है। जब मांस खुल जाता है तो हड्डी हमें दिखने लगती है। हड्डी दिखने के बाद सबसे पहला एक छोटी-सी ड्रिल लेकर इस पे मार्क किया जाता है कि हमें इम्प्लांट यहाँ पर प्लेस करना है। मार्क करने के बाद सबसे पहली ड्रिल जो है उसका इसमें यूज़ किया जाएगा, जिसे कहते हैं पायलट ड्रिल। पायलट ड्रिल सिंपली क्या करती है कि जितना डेप्थ तक हमें इम्प्लांट को प्लेस करना है, वो इनिशियल डेप्थ देती है कौन? पायलट ड्रिल। पायलट ड्रिल सिंपली डेप्थ देने के लिए होती है, और डेप्थ देने पायलट होल हो जाने के बाद इसमें पैरेललिंग पिन का यूज़ किया जाता है, ताकि सिंपली इसका पैरेललिज़्म चेक किया जा सके कि वो सीधा है, या हमारा जो ड्रिल है इनिशियल वो ऐसा तो नहीं टेढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो लास्ट की जो फाइनल ड्रिल है वो टेढ़ी है। तो यहीं पर चीज़ों को करेक्ट कर लिया जाता है। अगर वो टेढ़ा है तो उसको सिंपली दूसरा ड्रिल लगा के, इसकी बिट्स कई सारी आती हैं, इसमें 2 है, 2.5 है, 2.8 है, 3 है, 3.2, इस तरह से कई सारे जो हैं ड्रिल की बिट्स आती हैं। बिट्स, और इसका सिंपल सा काम ये है कि ये सिंपली उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। जब एक बार हमें एक प्रॉपर जो है विड्थ मिल जाती है, तो उसके बाद हम इम्प्लांट को इसमें टाइट करना शुरू करते हैं। टाइट करने के लिए फिजियो डिस्पेंसर का ही शुरू में यूज़ किया जाता है, और एक स्पेसिफिक टॉर्क पे इसको घुमाया जाता है, और उसके बाद जब एक लिमिट तक इसको घुमाने के बाद फिर नेक्स्ट का जो लास्ट का जो टाइट करने का प्रोसीजर है, उसको रैचेट से किया जाता है। रैचेट सिंपली इसमें एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए है, जिससे हम टॉर्क को नाप सकते हैं। तो सिंपली उसमें क्या है कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो टॉर्क का हमें पता चलता है। तो जैसे अगर बहुत अच्छा उसमें टॉर्क है, 30 से 50 के बीच में है, तो हम इस पे इमीडिएट प्रोस्थेसिस लोड कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो उस केस में कहीं न कहीं कई बार होता है कि इम्प्लांट फेल होने का भी खतरा होता है। तो जब ये टाइट हो जाता है, टाइट होने के बाद एक कवर स्क्रू लगाया जाता है, और कवर स्क्रू लगाने के बाद इस जगह को सूचर कर दिया जाता है। और इसे अगर नीचे का इम्प्लांट है तो 3 महीने या 4 महीने के लिए, और अगर ऊपर का इम्प्लांट है तो 6 महीने के लिए लगभग इसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद जब टाइम इतना हो जाएगा, नेक्स्ट विजिट पर जब पेशेंट आएगा, पेशेंट का फिर से एक बार एनेस्थाइज़ करेंगे, इस पे एक चीरा लगाएँगे, चीरा लगाने के बाद फ्लैप ओपन करेंगे, और जो इसका कवर स्क्रू है इसको ओपन कर लेंगे। उसकी जगह पे एक अबटमेंट लगाया जाता है, अबटमेंट लगाने के बाद वहाँ का नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर एक कैप की प्रोस्थेसिस हो सके। जैसे ही प्रोस्थेसिस बन के आती है, फिर इसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगा दी जाती है।
तो कुल मिला के इम्प्लांट का बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। और कहीं न कहीं इसका जो सक्सेस रेट है अच्छा है, 90 टू 95% सक्सेस रेट है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती भी नहीं है। बस ख़्याल करने की बात ये है, जब इम्प्लांट लगता है तो उसके बाद डिस्कम्फ़र्ट रहता है, जगह को साफ़ करने में भी कई बार डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो सकता है और कई बार काफ़ी दिनों तक दर्द और सूजन महसूस हो सकती है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, डॉक्टर आपके ये सारी चीज़ें जो है बता देंगे, मैनेज करने का तरीका। तो अगर आपका एज ग्रुप अच्छा है, अगर आप अभी 17 से 30 साल के बीच हैं और आपका कोई दाँत मिसिंग है, तो इम्प्लांट की ओर ज़रूर जाइए। इम्प्लांट सबसे अच्छा अगर रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अच्छा जो है वो इम्प्लांट है इस एज के लिए। बाकी इम्प्लांट लग ये किसी भी एज में लग सकता है। अगर 100 साल का भी कोई है तो उस एज में भी इम्प्लांट लग सकता है। पर डिफरेंस बस इतना है कि जैसे हड्डी कहीं न कहीं लॉस हो जाती है, टाइम के साथ हड्डी लॉस होती है, तो बोन लॉस जब होगी तो वो कहीं और लगेगा। सपोज़ कीजिए अगर ऊपर का दाँत लग रहा है, तो अगर हड्डी नहीं है तो क्या लगेगा ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट लगेगा। यहाँ ज़ाइगोमेटिक बोन होती है, तो इन पे इम्प्लांट लगाया जाता है। तो लगने को ये लग जाता है, ठीक है ना? लेकिन जब आपकी एज अच्छी है, सपोज़ कीजिए कि आप 17 से 30 साल के बीच हैं, तो इम्प्लांट पे ही जाइए, क्योंकि प्रोसेसेज़ कई सारी हैं। हो सकता है आपको बहुत लोग ब्रिज के लिए रिकमेंड करें। ब्रिज भी एक अच्छा एक तरीका है, लेकिन ब्रिज में दिक्कत ये है कि किनारे-किनारे के दाँत काटे जाते हैं और क्योंकि क्या होता है कि बोन पे कोई लोड नहीं पड़ता। जहाँ पे दाँत नहीं है, वहाँ की हड्डी पे कोई लोड नहीं पड़ता क्योंकि सारा लोड अगल-बगल के दाँतों पे पड़ता है। तो जब हड्डी पे लोड नहीं पड़ता, तो हड्डी धीरे-धीरे रिज़ॉर्व होती चली जाती है। तो हड्डी जब रिज़ॉर्व होती चली जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो आगे चल के आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो कोशिश कीजिए जब आप इस उम्र में हैं तो इम्प्लांट एक सबसे अच्छा प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर इमरान खान, सिटी डेंटल केयर बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।